नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और सबसे पहले आपको बताते हैं शो में कैसे आप शामिल हो सकते हैं, कैसे अपने निवेश से जुड़े हुए सवालों को पूछ सकते हैं, क्योंकि योर मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी जो फाइनेंशियल कंफ्यूजन्स हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड, गोल्स रिलेटेड, राइट प्लानिंग रिलेटेड, उनको दूर कर सकते हैं। तो नोट कीजिए तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। हैशटैग आस्क अस योर मनी लिखकर भी आप अपने क्वेश्चन सोशल मीडिया पर और पोस्ट कर सकते हैं। CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर। ईमेल है yourmoney@nw18.com। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे साथ आज है फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण वाजपेयी। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज करेंगे शो में शामिल, लेकिन पहले बात करेंगे आर्बिट्राज फंड की। दरअसल बजट में FNO के लिए जो STT में बढ़ोतरी की गई है उससे थोड़ी निराशा तो बाजार में देखने को मिली है, लेकिन सवाल ये है कि STT में बढ़ोतरी से जो आर्बिट्राज फंड्स हैं जो कि जिनकी पोजीशंस डेरिवेटिव साइड पर रहती हैं, उन पर क्या असर होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रवीण यही बताइए कि आर्बिट्राज फंड्स होते कौन से हैं। नमस्कार दीपाली। एंड आई थिंक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप की टर्म्स और क्या इम्पैक्ट आ सकता है। एसटीटी पे हमारी चर्चा भी हुई थी, तो डेफिनेटली वो सेम चीज इन आर्बिट्राज फंड्स को अफेक्ट करने वाली है जो कल डिसीजन हुआ है। आर्बिट्राज फंड्स दीपाली इन द म्यूचुअल फंड स्पेस हाइब्रिड्स का एक काफी बड़ा चंक है। हाइब्रिड्स की जो ओवरऑल कैटेगरी है जिसमें हमारे पास 6-7 सब कैटेगरीज हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और ये मोस्टली जो इसका पर्पस है आर्बिट्राज फंड्स का, ये पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए यूटिलाइज होता है। क्योंकि ये इक्विटी की टैक्सेशन का हमें बेनिफिट देता है। यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो पोर्टफोलियो में इक्विटी की पूरी हेज्ड पोजीशंस रखते हैं, यानी कि आपने सेम स्टॉक को कैश मार्केट में भी लिया है और सेम स्टॉक को आपने फ्यूचर्स मार्केट में भी लिया है, और उन पोजीशंस को टोटली हेज करके रखा जाता है। यानी कि आपके पास कोई भी इक्विटी की ऐसी पोजीशन इन फंड्स में नहीं है जो आपने नॉर्मल खरीद के लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए रखी है। टोटली हेज्ड है, और मंथ ऑन मंथ जब एक्सपायरीज होती हैं तो ये पोजीशंस रोल ओवर की जाती हैं। और इनमें मुनाफा जो प्राइस डिफरेंस होता है दीपाली कैश मार्केट्स में और फ्यूचर मार्केट्स में, उसके डिफरेंस से यहाँ पे जो मुनाफा मिलता है वही इन स्कीम्स का रिटर्न होता है। अब जो हमारे पास 100 रुपए लेट्स से इस स्कीम में इन्वेस्ट होता है, पूरा 100 रुपया जाके टोटली हेज्ड पोजीशंस में नहीं लगता है इक्विटी की। उसमें से करीबन ज्यादातर जो स्कीम्स हैं वो 70 टू 75 रुपीज लगाती हैं, और बाकी अपने 25 से 30 रुपए वो डेट और लिक्विड कैश मेंटेन करती हैं, रिडेम्पशन प्रेशर्स को देखने के लिए, अपने पास लिक्विडिटी रखने के लिए। बट ओवरऑल यहाँ पे पोजीशंस हम अगर एवरेज देखें फंड्स की, तो 70 टू 75% इन हेज्ड पोजीशंस में रहता है। एंड सेबी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वहां पे मिनिमम आपको 65% इन इक्विटी ओरिएंटेड अपने इंस्ट्रूमेंट्स में रखना होता है। सो दीपाली ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट है, लो रिस्क प्रोडक्ट हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट की तरह देखते हैं फिक्स डिपॉजिट्स का, डेट फंड्स का, क्योंकि यहाँ पे सेम 6-7% के लिए हम इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये एक लोकप्रिय कैटेगरी है यहाँ पे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा हायर स्लैब में आते हैं फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए काफी अच्छी कैटेगरी निकल के आती है आर्बिट्राज फंड्स। ओके अच्छा प्रवीण, एक चीज़ और, इनफैक्ट कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, किनको सूट करते हैं? और दूसरी बात, जो STT में बढ़ोतरी हुई है, क्या इम्पैक्ट अब देखने को मिल सकता है आर्बिट्राज फंड्स पर? जी, सो पहले जो आपने बोला कि दीपाली ये किसके लिए बेनिफिशियल है, सो डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टर के लिए जिनको अपना कुछ पैसा लो वोलेटिलिटी के एक इंस्ट्रूमेंट में रखना है और वो संतुष्ट हैं 6-7% जैसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट बराबर रिटर्न से। पर अगर वो हायर इनकम स्लैब में आते हैं, तो अगर हम 7% का एक एग्जांपल लेके चले, तो एफडी में अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको सालाना 30% अगर आपको टैक्स देना है, तो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न जिसको हम रियल रिटर्न भी कहते हैं दीपाली, वो 30% अगर हम निकाल लेंगे तो आपका 4.9% का ही आप रिटर्न बना पा रहे हैं अपनी एफडी में। जबकि आर्बिट्राज में क्या होता है, एक तो जब तक आप पैसे ना निकालें इन फंड्स में, आपके ऊपर टैक्स नहीं आता। मान लीजिए आज मैंने लगाया पर मेरी जरूरत 1.5 साल 2 साल तक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टेड रहने पे मेरे
मेरे ऊपर टैक्स आएगा, जबकि किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट में आपके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टेड रहने पे भी जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे टैक्स होता है। और बाद में क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन आती है, तो वो बहुत घट के आती है, क्योंकि आपका 1,25,000 तक आप एग्जेम्प्ट हैं अपने प्रॉफिट्स पे, एंड उसके बाद भी आपने 12.5% का ही रिटर्न जो टैक्स है वो देना है अपने रिटर्न पे। सो ओवरऑल हाई इनकम के जो लोग हैं उनके लिए ये एक लोकप्रिय कैटेगरी निकल के आती है। अब जो ये एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया है एट अ हायर परसेंटेज, इसका क्या डिफरेंस बनता है? पहले ये जो एसटीटी था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था पाली, ये बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे लगता है, और इसको बढ़ाया गया है इस टाइम पे डेरिवेटिव्स सेगमेंट में। डेरिवेटिव्स में हम आर्बिट्राज की अगर बात करें तो यहाँ फ्यूचर्स लिए जाते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज है ये 0.2% से बढ़कर 0.05% सॉरी हो गई है। सो 0.02 से 0.05, यानी कि 0.03% का इजाफा है। इस इजाफे के होने से क्या होगा दीपाली, कि अब हर महीने जब ये रोल ओवर की जाती हैं पोजीशंस, तो ये इनके ऊपर पड़ेगा एक्स्ट्रा एक जो एक तरीके का इम्पैक्ट आएगा इस 0.03% का। उसके बाद कुछ परसेंटेज जो पोर्टफोलियो की है वो जनरली भी चर्न की जाती है, और कुछ नई पोजीशंस ली जाती हैं, तो जब वो भी ली जाएंगी तब अगेन ये 0.03% का उस पे इम्पैक्ट आएगा। तो जो ब्रॉडर कैलकुलेशंस निकल के आ रही हैं, डिफरेंट फंड हाउसेस अपनी कैलकुलेशंस दे रहे हैं, वो ये बताती हैं कि इसका ओवरऑल रिटर्न्स पे इम्पैक्ट करीबन 0.3% से लेके 0.5% तक हो सकता है। यानी कि अगर हम पहले 7% कमा रहे थे इन फंड्स पे, तो अब हम समवेयर बिटवीन 6.5 टू 6.7% कमाएंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से आर्बिट्राज फंड्स के लिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम श्योर फंड हाउसेस कुछ स्ट्रैटेजीज लेके आ पाएंगे, जहां पे जैसे उनने अगर 75% एवरेज आर्बिट्राज पोजीशंस पे रखते हैं, तो क्या पता दीपाली उसको थोड़ा सा घटा लें, थोड़ा सा डेट का पोजीशन बढ़ा लें, थोड़ा सा हायर स्प्रेड्स की डिमांड रखें, तो कुछ चीजों के चलते वो इस कुछ इम्पैक्ट को नेगेट कर पाएंगे। बट एक अगर हम एक नॉर्मल अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो डेफिनेटली 0.3 टू 0.5% का इम्पैक्ट आएगा, और ये ऑलरेडी एक लो रिटर्न प्रोडक्ट रहा है, ऐसा कोई बहुत हाई रिटर्न्स तो नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट होगा। सो थोड़ा सा लॉस है यहाँ निवेशकों के लिए इस मूव से जो अभी बढ़ाया गया है डेरिवेटिव्स के, बिकॉज ये वो लोग हैं जो डेरिवेटिव्स में खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पर एक तरीके से क्योंकि इस स्ट्रैटेजी की पोजीशनिंग, इस जो हमारी स्कीम की पोजीशनिंग ऐसी है, उसके चलते उनको इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो बात हुई आर्बिट्राज फंड्स की और उनके परफॉर्मेंस पर लाइकली इम्पैक्ट की एसटीटी में बदलाव की वजह से, ये कौन सी कैटेगरी होती है, तमाम डिस्कशन हुआ यहाँ पर। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, हरजिंदर पंजाब से। हरजिंदर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम। हेलो, नमस्ते। हाँ जी मेरी जो बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मेरी 13,000 पर मंथ की एसआईपी है मैम, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ, कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 पर मंथ, और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान आईडीसीडब्ल्यू में 3,000 पर मंथ। मैम मैं इसको 20 ईयर तक कंटिन्यू करना चाहूंगा विद 10% स्टेप अप के साथ, और मुझे मेरी गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज के हिसाब से इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। और मेरा सवाल ये था कि क्या मैं इस सेम फंड में बना रहूं, या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, और अगर कोई आप इंडेक्स फंड भी अगर मुझे सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज। आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं मंथली बेसिस पे 13,000 से बढ़ाकर। जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो आपने जो डिटेल्स दी उसके मुताबिक आपने बताया 13,000 की एसआईपी चल रही है, 10% एनुअल स्टेप अप भी करेंगे। एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने इंडेक्स फंड के बारे में जिक्र किया, तो क्या कुछ एलोकेशन इंक्रीज करने का प्लान आप कर रहे हैं? जी मैं कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कोई अच्छा फंड और सजेस्ट कर दे तो। ओके, ठीक है। तो डॉटर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये 5,000 डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, कोटक लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 है, 3,000 है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में। टोटल 2.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10% एनुअल स्टेप अप करेंगे, इमीडिएटली भी इंक्रीज कर सकते हैं। इंडेक्स फंड स्पेशली इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं कैटेगरी ऐड करना पोर्टफोलियो में कैसा रहेगा, तो बताइए इनके सवालों पर आपके सजेशंस क्या रहेंगे प्रबलिन, कंसीडरिंग इनका टाइम होराइजन 20 इयर्स का है।
जी। सुखदाई हरजिंदर जी का जो पहले तो बहुत अच्छा है क्योंकि जो निवेश कर रहे हैं एक बड़े लंबे टाइम के लिए है और स्पेसिफिक गोल के लिए है अपनी डॉटर के लिए, सो दैट्स वेरी नाइस। और ऊपर से इनने इंडेक्स फंड की बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के, क्योंकि ये मैंने उनको सजेस्ट करना ही था, क्योंकि इतने लंबे समय का पोर्टफोलियो है। और ये हम लोग जब भी आते हैं, एटलीस्ट मैं डेफिनिटली दोहराती हूँ इस बात को, कि इतने सालों में आपको नहीं पता कौन सा फंड बेस्ट परफॉर्मर रहेगा, वर्स्ट परफॉर्मर रहेगा। तो इंडेक्स फंड से अगर आप उसको जोड़ते हैं तो आपको ब्रॉडर मार्केट के रिटर्न्स हमेशा मिलेंगे और आप फंड सिलेक्शन रिस्क को वहां पे खत्म कर देते हैं। तो हरजिंदर जी, आप अपने पराग पारिक को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लार्ज मिड जो कोटक का है वो भी अच्छा फंड है, उसको भी कंटिन्यू करिए। निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप, उसमें आपने शायद IDCW प्लान लेके रखा है, उसकी जगह आप उसको ग्रोथ प्लान में डाल के रखिए और उसमें भी आप थोड़ी सी रकम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ पैसिव्स में आप 2 कैटेगरीज को ऐड करिए। एक लार्ज कैप का इंडेक्स लेके चलिए, लार्ज कैप में निफ्टी 50 इक्वल वेट को आप जोड़ सकते हैं और एक मिड कैप में निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 ये पैसिव स्ट्रैटेजीज हो गई। और मुझे लगता है कि एक छोटी रकम आप गोल्ड में भी डाल सकते हैं, तो एक गोल्ड के इंडेक्स में बेसिकली FOF में भी आप शामिल कर सकते हैं। ओवरऑल इन स्कीम्स में आप एक झटके में चाहे ना बढ़ाइए, अभी आप एक फंड ऐड कर सकते हैं, बाद में आप धीरे-धीरे एक जो मैंने बाकी ओवरऑल 3 फंड्स बताए हैं, मतलब आप एक-एक करके इनको ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है आप एटलीस्ट अपनी SIP को अभी 20,000 तक ज़रूर ले जाइए और इस 20,000 को जब हम स्टेप अप करके चलेंगे, तो ये आने वाले 20 साल में आपको करीबन 3.7 करोड़ की रकम जमा आपकी हो जाएगी। तो वो तो भी कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट रहेगा आने वाले समय के लिए। और जैसे-जैसे आपकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट बढ़ती रहे कि आप और पैसा लगा सकते हैं, आप ज़रूर अपनी SIP को इंक्रीज़ करिए, बिकॉज़ आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो हमारे पैसे की जो परचेज़िंग पावर होती है उसको घटाती रहती है। तो आपके तीनों फंड्स कंटिन्यू हो सकते हैं, बस निप्पॉन का आप ग्रोथ ऑप्शन लीजिए और एक लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और एक छोटा गोल्ड में एलोकेशन आप ऐड कर सकते हैं अपने लिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए पोर्टफोलियो पर। इंडेक्स फंड डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं और कितना आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे वो भी जानकारी आपको दी गई। तो लगभग आप मान के चलें आप 2.5-3 करोड़ की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। इन्वेस्टेड रहिए, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म होराइजन है, टाइम टू अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे। अक्षय हैं अगले व्यूअर हमारे साथ नासिक से। अक्षय नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो अक्षय, सवाल पूछिए प्लीज अपना। मैम, Akshay from Nasik. Actually, my current investment is 2.90, and the current value is, Okay. I guess, around 3 lakh. So basically, I have invested तो in आपने ये Parag क्या, Parekh. आपकी करंट इन्वेस्टमेंट 2.90 कैसे है, थोड़ा बताएंगे? Ma'am, actually, I have invested one time in Kotak Multicap 1.41. Okay. Then I have Okay. SIP of around 4,000 in Parag Parekh Flexi Cap, around 3,000 SIP in Motilal Oswal Mid Cap, 2,000 SIP in HDFC Small Cap, and 2,000 in ICICI Prudential Multi Asset. राइट। तो आपकी यानी 12,400 की सिप चल रही है, 1,41,000 अपने लमसम कोटक मल्टी कैप में डाले हुए हैं। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है आपकी? Ma'am, invested value 2.91 and current value is 3 lakhs. ओके। और आपका कितने टाइम का होराइजन है, क्या जानना चाहते हैं? Ma'am, my current age is 33. I want to start SWP at the age of 55 and my retirement age is 58. So I have basically I have a time horizon of around 22 years, right? So I was thinking to add some international exposure, international exposure to my portfolio. So I was thinking to add ICICI Prudential Nasdaq 100 index fund. So I just want to know, I mean, what should be the strategy? पूछ लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए। तो क्लियरली 20-22 साल का होराइजन है, 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12,400 की सिप चल रही है, 4 फंड्स में 4500, 3400, 2200 ये इनकी एलोकेशन है 4 फंड्स में, जिसमें मल्टी एसेट, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप शामिल है। 1,41,000 कोटक मल्टी कैप में डाले हुए हैं। 55 साल की उम्र में इनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू निकासी इनको करनी है।
एक इंटरनेशनल फंड ऐड करने का सोच रहे हैं, बताइए क्या सलाह इनके लिए आपकी तरफ से? जी, अक्षय जी का जो पोर्टफोलियो है, इन्होंने ऑलरेडी 5 फंड जोड़ रखे हैं, जिनमें से 4 में एसआईपी जा रही है। मेरी सलाह ये रहेगी कि कोटक मल्टी कैप में भी एक तो एसआईपी ऐड हो सकती है, और इनके पास कोई भी पैसिव स्ट्रैटेजी नहीं है दीपाली, तो अगेन लार्ज कैप इंडेक्स मेरे ख्याल से आप एक जोड़ सकते हैं अपने लिए, एन इंडेक्स फंड। इवेंचुअली आप जो आप इंटरनेशनल एक्सपोज़र सोच रहे हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप आईसीआईसीआई का भी अभी लिमिट खुली है नास्डैक में ऐड करने की, आप वो ऐड कर सकते हैं। बट अक्षय जी, आप ध्यान रखिएगा कि अभी इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली द यूएस मार्केट्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुकी हैं रीसेंट पास्ट में, तो वहाँ पे भी करेक्शन का चांस हो सकता है। तो अगर आप कंटिन्यू करते रहें, अगर आप अभी आगे आने वाले समय में अपना वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म का सोच के ही प्लीज इंटरनेशनल एक्सपोजर लीजिएगा। एंड अबाउट 5 to 10% ओवरऑल हम पोर्टफोलियो में बोलते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है। उसके साथ साथ आप गोल्ड को भी देख सकते हैं, छोटा एक्सपोजर गोल्ड में भी एक एसआईपी चला सकते हैं। अगर आप ओवरऑल अपनी एसआईपी 19,000 की आज कर लें और उस पे एक 15% का स्टेप अप करके चले, तो आप अपने 8 करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर अभी आप 19 नहीं कर सकते हैं, तो आप बाद में स्टेप अप के परसेंटेज को बढ़ाइएगा, बट अराउंड 19,000 विद 15% स्टेप अप में आप आपका लक्ष्य पूरा कर लेंगे। और जो आपने एसडब्ल्यूपी की बात की है, वो अक्षय जी, आपको एक अपनी, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने घर के खर्चे का एस्टिमेट लेके फ्यूचर में वो खर्चा क्या बनेगा, कितने साल आप विड्रॉल कर पाएंगे, उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। बट एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका आज 75,000 का मान लीजिए खर्चा है, तो जब तक 22 साल बाद वो खर्चा आपका करीबन 2.7 लाख अ मंथ बन जाएगा। और इस 8 करोड़ की राशि से अगर आपने अचीव कर लिया, आप अपना इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल एसडब्ल्यूपी के थ्रू कर पाएंगे, उस 2.7 के ऊपर इन्फ्लेशन जोड़ते हुए, टिल 81 ईयर्स ऑफ एज। सो 8 करोड़ एक अच्छा कॉर्पस लग रहा है, पर इसको प्लीज आप एक बार वापस चेक करिएगा अपने एक्सपेंसेस के साथ और बाकी अपने गोल्स को फैक्टर इन करते हुए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ ब्रेक ले, ब्रेक पर कुछ और सवाल तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू रेनू ने भेजा है दिल्ली से। मंथली सिप है 15,000 रुपये महीने की, टाइम होराइजन है 15 ईयर्स, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 लाख, एडिशनल सिप इनको करनी है और 15,000 के, उस केस में लगभग 30,000 पर मंथ इनकी सिप हो जाएगी 15 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एडिशनल सिप करना चाहती हैं उसके पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हैं कि मल्टी कैप या इंडेक्स फंड किस में निवेश करना सही रहेगा। एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं? फिलहाल इनके पास है एसबीआई कॉन्ट्रा है, मुथूट ओसवाल मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन है इनके सवाल में डेफिनेटली प्रबलीन, क्योंकि इन्होंने कहा मंथली सिप 15,000 की है, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन्होंने मेंशन किया है उस हिसाब से तो इनकी सिप लगभग 40,000 के आसपास की बैठ रही है। तो फंड चॉइसेस प्लस 15,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप सलाह दे दीजिए या तो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस पर्सपेक्टिव से। बताइए क्या राय है? जी, जी दीपाली, मेरे ख्याल से इनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी ऑलरेडी 36,000 की जा ही रही है, प्रॉबेबली ये 10 to 15,000 से उसको इंक्रीज करना चाहती हैं। तो अगर ऐसा है तो इनके पास ऑलरेडी सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं दीपाली। मोतीलाल का मिड कैप भी है, क्वांट का स्मॉल कैप भी है, दोनों थोड़े एग्रेसिव फंड हाउसेज हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप थोड़ी स्टेबिलिटी देता है इनके पोर्टफोलियो का। एंड एसबीआई कॉन्ट्रा जो है वो एक अच्छा कॉन्ट्रा फंड है। एसबीआई अगेन वैल्यू एंड ग्रोथ को ब्लेंड करके चलता है स्ट्रैटेजीज में, तो ओवरऑल डिसेंट चॉइस है। एक लार्ज कैप मेरे ख्याल से अगेन इंडेक्स फंड ऐड किया जा सकता है इनके पोर्टफोलियो में। और अगर इनको है तो थोड़ा सा ये अगेन जो मैं बोल रही हूँ कि गोल्ड में थोड़ा सा एलोकेशन ले सकते हैं हम। छोटी एसआईपी इनकी 4-5 हजार की डेफिनेटली जा सकती है। अगर इन्होंने अपने एसआईपी को 10,000 से इंक्रीज किया, तो आने वाले 15 साल में इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल मतलब 46,000 के एसआईपी से करीबन 2.4 करोड़ तक पहुंच जाएगा एट 12% एक्स-आईआरआर। एंड अगर दीपाली ये 15,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करती हैं, तो यानी कि इनकी ओवरऑल एसआईपी 51,000 हो जाएगी। तब ये करीबन 2.65 करोड़ जमा कर सकती हैं इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स।
तो अगर हम लोगों ने सही समझा है इनका क्वेश्चन, तो एट 46,000 एंड 51,000 एसआईपी ओवरऑल, इनके जो अच्छे प्रोजेक्शंस हैं 2.4 एंड 2.65 करोड़ के, जो 15 इयर्स में ये जनरेट कर सकती हैं। एंड अभी आई थिंक और कोई एक्टिव फंड की गुंजाइश नहीं है, एक लार्ज कैप में पैसिव और एक गोल्ड ऐड किया जा सकता है, विच इज अगेन अ पैसिव स्ट्रेटजी। ओके, चलिए बात करेंगे अगले व्यूअर्स से। दिलीप है हमारे साथ दिल्ली से। दिलीप नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, सवाल ले लेते हैं। लगभग लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है ऑलमोस्ट 4.25 लाख की 15 सालों के लिए। कौन से फंड्स हैं? मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड 80,800, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 45,000 डाले हुए हैं, 43,000 है। इन्वेस्को स्मॉल कैप में, एचडीएफसी मल्टी कैप में 43,000, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स में 34,800, बंधन स्मॉल कैप में 30,000, 30,000 निपॉन लार्ज कैप, कोटक मल्टी एसेट में 31,000, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में 28,500। तो लमसम कैटेगरी में लगभग 9 फंड्स हैं इनके पास। सवाल इनका ये है कि 15 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेशन हो पाएगा, प्लस आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में अगर 3 महीने में एसटीपी के जरिए निपॉन लार्ज कैप में शिफ्ट करे तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी और इसका रिटर्न या रिस्क पर तो कोई असर नहीं होगा? बताइए। जी, मेरे ख्याल से दीपाली इनके पास काफी अधिक फंड हैं, 9 फंड के करीब हैं। अभी जो इतना पोर्टफोलियो साइज है उसके हिसाब से काफी ज्यादा फंड हैं। 15 इयर्स का होराइजन तो डेफिनेटली अच्छा है इनका, पर एक पोर्टफोलियो क्रिएशन है वो मुझे लगता है इनकी थोड़ी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। ओवरऑल आपको अगर निवेश करना है, 15 साल का होराइजन है, तो आपको किस टाइप का एक स्ट्रक्चर रखना है? आप एक लार्ज कैप इंडेक्स रख लीजिए, आप एक मिड कैप में इंडेक्स फंड रख सकते हैं। आपने अगर ऑलरेडी अब एक्टिव फंड शामिल कर लिया है, आप उसको ऐड करके रखिए। एक स्मॉल कैप आपके पास रह सकता है, आपने 2 जोड़े हैं, आप उसमें से एक को कंटिन्यू कर लीजिए, और एक मल्टी कैप फंड इस टाइम पे अलोंग विद जो आपने गोल्ड सिल्वर है वो काफी है मेरे ख्याल से। सो ओवरऑल 1 लार्ज, 1 मिड, 1 मल्टी, 1 स्मॉल एंड 1 अगर गोल्ड सिल्वर हम देख के चल रहे हैं, तो 5 फंड्स में ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जितना आपका निवेश है उस हिसाब से वो कंप्लीट हो जाता है और आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। इस टाइम पे आपके पास डिफेंस ऑफ कोर्स काफी लोगों ने ऐड कर रखा है, तो आप थीमेटिक बेट ले रहे हैं, बट जितनी हम जब बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो पहले कोर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में आपकी एलोकेटेड होनी चाहिए। आप उसके साथ चलिए। आपको इस स्टेज पे मल्टी एसेट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं। एक स्मॉल कैप को आप निकाल लीजिए। आपका फ्लेक्सी कैप फंड आईसीआईसीआई का एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको लगता है कि आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप मल्टी कैप के साथ जाइए, फिर आप फ्लेक्सी कैप छोड़ दीजिए और इंस्टेड आप लार्ज कैप को रख सकते हैं। तो वो सही है, आप कर सकते हैं डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में। पर जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सजेस्ट किया है, मेरे ख्याल से आप उसके साथ चलें, तो आपको आगे चल के अपनी एडिशनल एलोकेशंस में भी आसानी होगी। और ये लमसम जो है आपका आने वाले 15 साल में 20 लाख रुपए ही जमा कर पाएगा। तो दिलीप जी, मुझे लगता है आप एसआईपी जोड़ लीजिए अपने इस पोर्टफोलियो में। वैसे भी इक्विटी में वो जब तक आपने वोलेटिलिटी का बेनिफिट नहीं उठाया एसआईपी के थ्रू, आपको फायदा नहीं रहेगा। अगर आज आप 20,000 की भी एसआईपी करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 95 टू 1 सीआर की 95 लाख टू 1 सीआर की एक रकम जोड़ पाएंगे थ्रू एसआईपी इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। तो पोर्टफोलियो में स्कीम्स को आप रिड्यूस कर लिए एंड मेरे ख्याल से एसआईपी को ऐड करिए, तो उससे आपको फायदा रहेगा अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह प्रबलीन की तरफ से आपके पूरे पोर्टफोलियो को लेकर। इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है, लेकिन जाते जाते प्रबलीन के जो टॉप 4 फंड चॉइसेस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप प्रबलीन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू प्रबलीन, शो में आने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।